हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद खान। गाइस, हम बात कर रहे थे बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में, जहां हमने बात कर ली है कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा बायोडायवर्सिटी क्या होती है, और हमने देखा कि वर्ल्ड में और इंडिया में किस तरह की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। गाइस, अब हमें ये देखना है कि क्या बायोडायवर्सिटी के पैटर्न भी हैं कुछ, यानी कि जो दुनिया में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है क्या उसके कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, कहां बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, कहां बायोडायवर्सिटी कम होती है। हमें इसके बारे में गाइस पता लगाना है, और इसको पता लगाने के दो हमें पैटर्न्स पढ़ना पड़ेंगे इसके लिए। एक तो हमें पढ़ना है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो हम्बोल्ट ने दिया हुआ है, हम बात करेंगे। उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे स्पीशीज का नंबर बढ़ता है जैसे जैसे एरिया का साइज बढ़ता जाता है, हम बात करेंगे। और पहली चीज जो हमें देखनी है गाइस, वो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। क्या मतलब? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है अर्थ, तो मान लेना, ठीक है। अगर इस अर्थ के ऊपर देखोगे तो सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है गाइस, हम इसको बोल देते हैं इक्वेटर। राइट, क्या बोलते हैं इसको? हम इक्वेटर बोलते हैं। राइट, इक्वेटर के ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको एक लाइन नजर आएगी इमेजिनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं गाइस। और इसके ऊपर जो है ये पोलर एरिया प्रेजेंट होता है। और नीचे की तरफ अगर आप आओगे यानी कि साउथ की तरफ आओगे, साउथ पोल की तरफ जाओगे, तो यहां पे आपको लाइन नजर आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको नजर आएगी गाइस, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये है अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस। कैसे बनाई हैं? एक्चुअली जब अर्थ के ऊपर सन की लाइट पड़ती है, सनरेज पड़ती हैं, तो ये वो एरिया है गाइस, ध्यान से बात समझना। ये वो एरिया है जहां पर स्ट्रेट सनलाइट देखने को हमें मिलती है, इस एरिया में, है ना। जहां स्ट्रेट सनलाइट देखने को मिलती है गाइस, वहां पर कुछ अलग तरह की बायोडायवर्सिटी देखेंगे, अभी हम समझेंगे। और अगर हम ऊपर जाएं तो हम देखेंगे कि यहां पर जो सनलाइट है गाइस, ये और भी ज्यादा एंगल के साथ पहुंचती है, इवन बहुत ही कम पहुंचती है। सो इस सनलाइट के पहुंचने के कारण यहां पर अलग अलग तरह की बायोडायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सो गाइस, याद रखो, जहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ रही है ना, वहां धूप ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, जिसके कारण पानी का इवोपोरेशन ज्यादा है और ज्यादा बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश होने के कारण ये वो एरिया है जहां पर बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। सो गाइस, हमारा ये जो आपने देखा, ये थे सारे के सारे लैटिट्यूड्स। राइट, अगर हम देखें ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे थे लैटिट्यूड्स। राइट, ये थे लैटिट्यूड्स, है ना। तो अगर अर्थ पे देखा जाए तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं। जो ऐसे होते हैं गाइस, वो होते हैं लॉन्जिट्यूड्स। राइट, वो क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और अगर हम बात करें किसी पहाड़ पे चढ़ने के बारे में, है ना, मान लो ये पहाड़ है, इसके ऊपर हम जा रहे हैं, यानी कि हाइट इंक्रीज हो रही है, तो गाइस हम इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। राइट, तो ये तीन वर्ड याद रखो, ऑल्टीट्यूड हाइट बढ़ना, लैटिट्यूड यहां से डिग्री नॉर्थ की तरफ या इक्वेटर की तरफ जाना, और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो ऐसे लंबे लंबे यहां नजर आते हैं। अब गाइस बात समझना कि जो बायोडायवर्सिटी है, आप देखोगे कि ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। राइट, ट्रॉपिकल एरिया जो ट्रॉपिक्स के बिल्कुल सेंटर पे है, ट्रॉपिकल एरिया, इस ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा बारिश पाई जाएगी, और इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। मगर जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल एरिया से यानी कि इक्वेटर से दूर जाओगे, है ना, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ गाइस, है ना, दोनों ही जगह हमें बायोडायवर्सिटी कम होती हुई नजर आएगी। राइट, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, इक्वेटर से बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, चाहे साउथ पोल की तरफ आओ, बायोडायवर्सिटी कम हो रही है। तो हाईएस्ट जो बायोडायवर्सिटी पाई जाती है गाइस, वो पाई जाती है इक्वेटर वाले एरियाज पे, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में। उनसे कम पाई जाती है टेम्परेट
एरियाज में, और उनसे भी कम पाई जाती है गाइज ठंडे एरिड एरियाज में, राइट। एरिड एरियाज में और भी कम डाइवर्सिटी पाई जाती है। सो गाइज ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर आखिरकार ये बायोडाइवर्सिटी कैसे, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसी बायोडाइवर्सिटी है ऊपर जाते टाइम कम हो रही है, हमने तो ऑब्जर्व नहीं किया। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि अगर हम इस बीच वाले पार्ट को देखें गाइस, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है ना, और बेटा ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये क्या है, अमेजोन जंगल का नाम है ना, और कहां पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, तो हमने नाम रख दिया इसका अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये साउथ अमेरिका का पार्ट है बेटा, और काफी बड़ा पार्ट है। इवन हम कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, राइट। करीब 3000 से ज्यादा फिशेज मिलेंगी, बर्ड्स मिलेंगी, मैमल्स इतने सारे मिलेंगे, एंड 1.25 लाख से ज्यादा टाइप के इनवर्टिब्रेट्स भी देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, राइट। तो गाइज याद रखना, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स पे ऊपर की तरफ जाते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती है, और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इस ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर, राइट। यानी कि अगर हम देखें तो 0 डिग्री से हम ऊपर जाएं तो 23.5 और नीचे आए तो 23.5 नॉर्थ और साउथ का फर्क है। इस एरिया में सबसे ज्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। एक और बात देखो जरा, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि देखो एक जगह है जिसका नाम है कोलंबिया, राइट। कोलंबिया को अगर आप देखोगे गाइज तो कोलंबिया जो है ना वो इक्वेटर के काफी करीब साइड है, यहाँ पर इक्वेटर के काफी करीब है। इवन कोलंबिया का कुछ पार्ट बिल्कुल इक्वेटर पे ऐसे पड़ता है। पॉइंट है कि कोलंबिया में अगर आप देखोगे तो कोलंबिया में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के बिल्कुल पास है, ठीक है। और थोड़ा दूर जाओगे 41 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे न्यूयॉर्क पड़ता है बेटा, है ना। इस एरिया, इस लाइन के आसपास न्यूयॉर्क पड़ता है। देखो यहाँ स्पीशीज पहले थी 1400 पहले केस में, जो कि 0 डिग्री के आसपास था, है ना। जैसे ही 40 डिग्री पे आए तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी रह गई, केवल 105 रह गई न्यूयॉर्क के आसपास। इवन अगर हम और ऊपर जाएं, ग्रीनलैंड के आसपास जाएं, जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है ग्रीनलैंड, तो हम देखेंगे कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी और कम हो गई। तो गाइस कोलंबिया, न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड, देख रहे हो जैसे जैसे मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि इक्वेटर के पास कोलंबिया में 1400 स्पीशीज पाई जा रही थी बर्ड्स की, न्यूयॉर्क में केवल 105 स्पीशीज पाई जाती हैं, और अगर आप ग्रीनलैंड यहां की बात करो तो केवल 56 स्पीशीज ही पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हो गाइस, बर्ड्स का नंबर कम होता जा रहा है ना। एनसीईआरटी ने एक छोटा सा डेटा और दिया है यहाँ पर कि अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है भाई, इंडिया की लोकेशन अर्थ पे मान लो अगर ये इक्वेटर है तो कुछ ऐसा है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे बना दिया मैंने। हमारी जो लोकेशन है अर्थ पे वो कुछ ऐसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इंडिया का बहुत सारा पार्ट जो है वो इक्वेटर के आसपास भी है। यही वजह है कि हमारे पास भी बायोडाइवर्सिटी कोलंबिया के बराबर तो नहीं है मगर कुछ कम भी नहीं है ना। कोलंबिया के बाद इंडिया का नंबर आ रहा है, दैट मींस कोलंबिया और ज्यादा इक्वेटर के पास होगा। इक्वेटर से थोड़ा दूर हो गया इंडिया, और दूर हो गया न्यूयॉर्क, और दूर हो गया ग्रीनलैंड, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज कम हो रहा है। तो साफ साफ हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल एरिया से दूर जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब एक और बात मैं आपसे एडिशनली यहाँ पे करना चाहता था गाइस, देखो अगर मैं बोलूं कि हाँ जैसे जैसे नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होगी, राइट।
वैसे ही अगर गाइस हम ज्यादा हिली एरिया में जाते हैं, राइट, यानी कि ज्यादा हाइट पर जाते हैं तो भी बायोडायवर्सिटी कम होती जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचे हिस्से में जैसे कि हम चले गए हिमालय पे, ऑक्सीजन नहीं है, खाना नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो बायोडायवर्सिटी कम हो जाती है। अब गाइस हम मेन बात पे पढ़ते हैं आगे, वो है कि आखिरकार क्या रीजन है इस बात का कि बायोडायवर्सिटी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा होती है और ऊपर वाले हिस्सों में जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल पे जाते हैं वैसे वैसे कम हो जाती है। इसका रीजन क्या है? 3 रीजन बताए हैं एनसीईआरटी ने, ध्यान से इस बात को समझो। एनसीईआरटी बोलती है गाइस कि अगर आप इवोल्यूशन के हिसाब से देखो तो इवोल्यूशन के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि जो स्पेसिएशन हुआ है गाइस, वो स्पेसिएशन होने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गया परसों फिर हो गया, नहीं, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं एक नई स्पीशीज को इवॉल्व होने में। तो आज जो आप लाखों करोड़ों लाखों स्पीशीज देख रहे हो, इनको इवॉल्व होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, है ना, बहुत लंबा समय यहां पर लगा हुआ है गाइस। ठीक है, ना कि सिर्फ समय लगता है बल्कि सही एनवायरमेंटल कंडीशंस भी लगती हैं। तो गाइस अगर आपको बोलूं कि ये नॉर्थ पोल है अर्थ का, ये साउथ पोल है, तो आपको नजर आ रहा है कि नॉर्थ पोल पे ज्यादातर एरिया व्हाइट कलर का है, साउथ पोल पे भी ज्यादातर एरिया व्हाइट कलर का है, यानी कि ये वो जगह है जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, राइट। जबकि यहां वाला एरिया अगर आप देखोगे इक्वेटर के आसपास का एरिया, तो यहां पर आप देखोगे कि रिलेटिवली यहां पे गर्मी रहती है और एक कांस्टेंट एनवायरमेंटल बना रहता है। सो गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझ में आएगी कि यहां के जो टेम्परेट रीजन होते हैं, यहां के जो टेम्परेट रीजन होते हैं उसके कंपैरिजन में जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पे कोई भी सीजन्स नहीं होते, है ना, साल भर बारिश होती रहती है, सिर्फ गर्मी रहती है। जबकि अगर आप टेम्परेट एरिया में जाओगे तो यहां पे आपको कभी ठंड मिलेगी कभी गर्मी मिलेगी, यानी कि फ्रीक्वेंट यहां पर इन्वायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं, है ना। वहीं पे अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल पे जाओगे तो आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी, ग्लेशियराइजेशन मिलेगा, यानी कि ग्लेशियर्स मिलेंगे, बर्फ की बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे बर्फ के। अगर ऐसा है तो इन सारे के सारे एरिया में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, इवोल्यूशन होने का सही समय नहीं मिलता है। जबकि ट्रॉपिकल एरिया एक ऐसा एरिया है गाइस जहां पे इवोल्यूशन करने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर परमानेंटली मेंटेन रहता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये वही कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 गाइस, कि अगर हम देखें कि ट्रॉपिकल एरिया जो होता है उसका एनवायरमेंट काफी ज्यादा कांस्टेंट है ना। ट्रॉपिकल एरिया में गर्मी है तो है, बारिश है तो है, और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, हमें मालूम है साल भर ऐसा ही होगा। तो ऐसे एरियाज में गाइस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। आप देखना जो जंगल होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, उनमें वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी बड़े बड़े पेड़ उनसे छोटे उनसे छोटे उनसे छोटे और हर्ब्स तक देखने को मिलते हैं। जगह कम है, पेड़ ज्यादा है, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रही है। इस कंडीशन में गाइस ऑर्गेनिज्म को अपनी निश स्पेशलाइजेशन करने का ज्यादा अधिक समय मिलता है, राइट। ये अपनी निश को, अपने फंक्शनल एरिया को जहां से फूड ले रहा है वहां से को प्रॉपरली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जब ऐसा होता है गाइस तो ज्यादा स्पेसिएशन के चांसेस, इवोल्यूशन के चांसेस होते हैं और ज्यादा इवोल्यूशन होकर ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जबकि जरा थर्ड बात देखो, है सब कनेक्टेड बात है। थर्ड बात देखो, अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एरिया जो है इसमें स्ट्रेट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, मगर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो सनलाइट भी कैसी हो रही है, तिरछी पड़ती है यहां पर, राइट। तो इस कंडीशन में इस एरिया की प्रोडक्टिविटी ज्यादा, तो ट्रॉपिकल एरिया की प्रोडक्टिविटी ज्यादा, तो आप समझ सकते हो ग्रोथ भी ज्यादा, और जब ग्रोथ ज्यादा तो यहां पे इवोल्यूशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी गाइस। ठीक है, तो ये 3 रीजन हैं हमारे इक्वेटर की ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब गाइस हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, सेकंड पैटर्न पे जा रहे हैं, जो कि है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली नीट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना।
तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। गाइस एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ है, वो है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का, राइट। नाम याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ये साइंटिस्ट जो है ना, ये एक्चुअली रहने वाले हैं साउथ अमेरिका के। हाँ, साउथ अमेरिका वही जगह है जहां पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है ना। तो साउथ इन्होंने बचपने से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को देखा और उसी को प्रॉपरली एनालाइज भी किया, और एनालाइज करने के बाद इन्होंने कुछ चीजें जो है वहां पर ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व किया गाइस? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम अपना स्टडी का एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी बढ़ती जाती है। समझाता हूं मैं आपको। देखो, जहां तुम बैठे हो वहां केवल तुम हो, है ना। शायद तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, शायद तुम्हारे पापा हैं, भाई बहन है, मगर हैं सब तुम्हारे ह्यूमन साथी ही। बायोडायवर्सिटी है वन, है ना। मगर ध्यान से देखो, तुम्हारे पीछे वहां पे एक छिपकली बैठी हुई है। वो जो छिपकली है थोड़ा सा पीछे बैठी है। हमने एरिया बढ़ाया, हमें पता चला कि अरे वहां छिपकली है, बायोडायवर्सिटी हो गई 2। अब जरा रूम के बाहर जाओ, रूम जाओ मत, बैठे रहो, सोचो, ठीक है। तो अगर रूम के बाहर का देखोगे तो वहां एक छोटा सा पॉट लगा है, उस पॉट में पेड़ लगा हुआ है, शायद पेड़ के ऊपर कुछ मच्छर, कुछ मक्खी, कुछ कीड़े वगैरह होंगे। तो देखो बायोडायवर्सिटी इंक्रीज हुई, राइट। अब जरा घर के बाहर जाओ, घर के बाहर गार्डन है जहां मट्टी है, मट्टी के ऊपर बहुत सारे तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं और उनपे बहुत सारे तरह के एनिमल सर्वाइव करते हैं, राइट। तो देखो बायोडायवर्सिटी बढ़ी। अब एक काम करो, अब अपने मोहल्ले में जाओ, मोहल्ले में हमारे पूरी की पूरी कॉलोनी में अलग अलग तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के गार्डन्स हैं, बायोडायवर्सिटी और बढ़ गई, राइट। अब एक काम करते हैं, पूरे शहर में जाओ, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, राइट। अब और ज्यादा बड़े इलाके में जाओ, पूरे लैंडस्केप में देखो, कहीं तालाब है, कहीं नदियां हैं, कहीं जंगल है, तो क्या बायोडायवर्सिटी और ज्यादा इंक्रीज हुई? करेक्ट बेटा, यही बात बोली थी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम अपने स्टडी का एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्पीशीज का नंबर भी बढ़ता है, यानी कि बायोडायवर्सिटी भी बढ़ती जाती है। बस इन्होंने जो वर्ड यूज किया वो वर्ड था स्पीशी रिचनेस, है ना। और याद करो लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में बात करी है। स्पीशीज रिचनेस के टर्म्स में हम बायोडायवर्सिटी को काउंट करते हैं। तो हमने आपको 2 वर्ड सिखाए थे, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस, राइट। तो ये 2 टर्म्स हैं जिन टर्म्स के बेसिस पर हम बायोडायवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज याद रखिएगा कि जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया, डिस्कवर करने वाला एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पीशीज की रिचनेस भी बढ़ती जाती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी भी बढ़ती जाती है। कैसे जरा समझना। मान लो ये हमने बनाया एक ग्राफ, यहां पे हमने क्या ले लिया, यहां पे हमने स्पीशीज, यहां पे हमने एरिया ले लिया और यहां पे हमने बायोडायवर्सिटी ले ली, जिसको हम स्पीशीज रिचनेस बोल रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे, ठीक है, वैसे वैसे आप देखोगे कि बायोडायवर्सिटी भी बढ़ रही है। तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहां देखें तो एक स्लोप यानी कि स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। और ये जो ग्राफ आता है ना गाइस, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। याद रखना ये वर्ड, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, यानी कि ये वाला टर्म देखने को मिलता है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन देखने को हमें मिलती है, राइट। मगर गाइस थोड़ा सा हम और सोचते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगा के देखो, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, खुद ब खुद ही समझ में आएंगी। ये एक स्ट्रेट लाइन होना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप नेचर में देखोगे तो ऊपर वाला जो कर्व है ना बेटा, ये देखने को मिल रहा है। याद करो तुम्हारे रूम में ही बायोडायवर्सिटी कितनी तेजी से बढ़ी थी, तुम्हारे रूम से तुम्हारे कमरे जो घर में बायोडायवर्सिटी थी बढ़ गई थी ना एकदम से। तुम्हारे रूम में 1 थी, जैसे ही गार्डन में गए तो बायोडायवर्सिटी 20-50 हो गई, है ना। जैसे ही हम शहर में गए तो 1-2 तालाब आ गए और नदियां आ गई, तो बायोडायवर्सिटी एकदम से और तेजी से बढ़ गई। तो शुरुआत में बायोडायवर्सिटी बहुत तेजी से बढ़ती है गाइस,
मगर जैसे जैसे एरिया बहुत बड़ा होता जाता है, जैसे तुमने शहर नाप लिया, अब शहर के बाद और भी जगह एरिया नापोगे ना, तो जंगल ही चल रहे हैं, वही सब चल रहा है, तो बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी चेंज नहीं होती है। तो हमें एग्जैक्टली ये कुछ इस तरह का पैटर्न नजर आता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाते हैं और कुछ वर्ड्स के थ्रू यहां पे समझते हैं। देखो ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो ग्राफ है गाइस, ये एक इक्वेशन से डिफाइन किया गया है, S इक्वल्स टू सी ए जेड, है ना। क्या बोला गया है? S इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z, ऐसे ही बोला है, देखो जरा, ये बोला है, ठीक है ना। अब मैथ्स में हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथ्स नहीं सिखाऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी लाइन को हम ऐसा क्यों बना सकते हैं। ठीक है, समझना जरा सी बात, बहुत बेसिक सी बात है, राइट। ये है ओरिजिनल इक्वेशन जो कि बोलती है कहां गया, जो कि बोलती है कि स्पीशी रिचनेस राइट इक्वल्स टू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। काहे की प्रोपोर्शनल होती है? एरिया के। स्पीशीज रिचनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, है ना, एरिया के। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे और इक्वल्स टू का निशान लगा देंगे, है ना। तो S में हमने क्या करा, S अभी तक क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A था, अब मैंने क्या कर दिया है कि S इक्वल्स टू A। और बेटा जब भी कभी ये हटाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो आपको पता है कि हमेशा एक कांस्टेंट लगा देते हैं, यही कांस्टेंट है C। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो C है वो कांस्टेंट है, राइट। वो क्या है? C एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। y की क्या है? इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है जरा समझो। मैं अगर बोलूं कि ये ग्राफ है तो मान लेना, ठीक है, ये x हो गया एक्सिस, ये एक्सिस हो गई y, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे यहां पर लिखा हुआ है 1, यहां मान लो 2, यहां मान लो 3, यहां मान लो 4, यहां मान लो 5, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5 किलोमीटर रेडियस में नंबर ऑफ स्पीशीज जो बढ़ रही है, मान लो 100, 200, 300, 400, राइट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्पीशीज का नंबर बढ़ रहा है ये काफी हद तक कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है ना। तो बेटा हर 1 किलोमीटर पर हमें लगभग 100 नई स्पीशी देखने को मिल रही है। हर 1 किलोमीटर पे हमें लगभग 100 नई स्पीशी देखने को मिल रही है। तो ये जो फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे कि अगर हम बोलेंगे 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर पे y का इंटरसेप्ट क्या आया, y का जो कट करने लायक पोर्शन कौन सा आया, ये वाला आया। 2 किलोमीटर के लिए यहां पर है तो y पे जब हम कट करेंगे तो यहां आएगा। 3 किलोमीटर के लिए y पे जब कट करेंगे तो यहां आएगा। तो ये जो कट कर रहे हो और ये जो गैप आ रहा है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आपने अभी अभी ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। अगर 1 किलोमीटर में 100 मिल रहे हैं तो अगले 1 किलोमीटर यानी 1 से 2 के बीच में भी 100 ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तभी तो 200 हुए, राइट। फिर 2 से 3 के बीच में 1 किलोमीटर है, इसमें फिर से 100 ऑर्गेनिज्म मिले, 200 और 100 कितने हो गए, 300 हो गए। तो ये जो नंबर है गाइस ये फिक्स है और इसी को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, मगर जरा एक चीज और सोच के देखो, ये जो 100 के नंबर बढ़ रहा है ये कहां बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, है ना। हर एक किलोमीटर में 100 नई स्पीशीज मिल रही हैं। बहुत जबरदस्त बात है, वाह क्या बात है। मगर क्या यही नंबर, यही 100 स्पीशीज पर किलोमीटर का जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, क्या तुम्हें एक रेगिस्तान में भी नजर आएगा? नहीं आएगा। रेगिस्तान में इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट मींस ये जो चेंजिंग वैल्यू है ये डिपेंड करती है अलग अलग नेचर ऑफ क्लाइमेट पर। ये डिपेंड करती है कौन से एरिया का बायोडायवर्सिटी आप मेजर कर रहे हो, कौन से तरह के बायोम का मेजर कर रहे हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है,
डेजर्ट के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, मराइन इकोसिस्टम के लिए कुछ और है, पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए कुछ और है। यानी कि एरिया टू एरिया इन बायोम्स की वैल्यू चेंज होगी बेटा, और ये डिपेंड करेगा कि और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, जेड से, और जेड का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है रिग्रेशन कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जो हर तरह की वस्तु के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, हर तरह की वस्तु के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि z की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा होगी, है ना, और किसी डेजर्ट में इसकी वैल्यू कम होगी। यानी कि जो z है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस ग्राफ के ऊपर देखना जरा ध्यान से, इस ग्राफ के ऊपर ये जो लाइन जा रही है जिसको आप लोग बोलते हो स्लोप, ये स्लोप कितना है, तो z एक्चुअली स्लोप कहलाता है। तो डेजर्ट के लिए ये स्लोप जो होगा गाइस वो इस तरह से कम होगा। मान लो ये डेजर्ट है, राइट, तो डेजर्ट के लिए स्लोप की वैल्यू कम हुई, यानी कि हर 1 किलोमीटर में 100 स्पीशीज नहीं बढ़ रही हैं, हर 2 किलोमीटर पे 100 स्पीशीज बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड वो कम है ना। मान लो कोई ऐसा एरिया है जहां पे केवल नमक ही नमक पाया जाता है, केवल नमक, तो भाई साहब वहां पर बायोडायवर्सिटी की वैल्यू और कम होगी और स्लोप जो है और नीचे होगा, है ना। जैसे कि अगर आप बोलोगे कोई हेलाइन एरिया है, राइट, जैसे कोई एस्चुरी है, राइट, तो इस कंडीशन में, नमक की कंडीशन में यहां सबसे कम बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी, स्लोप और कम। यानी कि अब आपको 100 स्पीशीज ढूंढना है अगर, तो 100 स्पीशीज ढूंढने के लिए जरा देखना, 100 स्पीशीज ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर, समझ पा रहे हो। तो 100 स्पीशीज ढूंढने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, यानी कि ये जो स्लोप है ये कम है। वहीं पे अगर आप देखो इस वाले केस में, जो कि शायद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का केस है, इसमें 100 स्पीशीज 1 किलोमीटर पे मिल जाती है ना, 4 किलोमीटर पे तो 400 स्पीशीज मिल जाती हैं। तो बेटा ये जो z है इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, और ये हर तरह के बायोम के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इस बात को जरा फॉर्मूला के फॉर्म में समझ लो कि अभी हमने बोला था कि स्पीशीज रिचनेस डिपेंड करती है एरिया जितना डिस्कवर होता है, तो स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, ठीक है, ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। c क्या कहलाता है, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। और अब हम क्या कर रहे हैं कि लिख वही रहे हैं, राइट, फॉर्मूला को हम थोड़ा सा और एनहेंस कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अब आपको CA मत बोलो, CA टू द पावर Z बोलो, राइट। जब CA टू द पावर Z बोलोगे तो हम बोलेंगे कि एरिया कैसा है ये भी तो डिपेंड करता है। अगर रेगिस्तानी एरिया है तो स्लोप कुछ और होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो स्लोप कुछ और होगा। सो गाइज ये स्लोप जो है एक रिग्रेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया के हिसाब से चेंज होता है। तो हमने एरिया के ऊपर Z की वैल्यू लिख दी ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला ग्राफ का ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं बड़े एरिया पे नापूं। भाई देखो इंडिया, अगर आप देखोगे वर्ल्ड में तो ऐसा तो है नहीं कि 2, 4, 5 किलोमीटर स्क्वायर का ही एरिया है, नहीं है ना, हजारों लाखों किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ एरिया है पूरी अर्थ का। तो छोटे मोटे नापने से काम नहीं चलेगा, फिजिकली जाके आप देख नहीं पाओगे, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाना पड़ेंगी। और उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लगाने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉग की फॉर्म में, है ना। मैं बोलूंगा कि अगर हम s की जगह ले ले log s, तो log s की वैल्यू क्या होती है, log c प्लस log a, है ना। और जो भी बेटा log अगर हम लगा रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई का निशान है यहां पर, तो मल्टीप्लाई की जगह हो जाता है log में प्लस, और log a की को हम यहां पे उठा के आगे ले आते हैं हमेशा, तो z log a लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, s इक्वल्स टू log c प्लस log z, z log a, है ना। तो जो पावर में होता है बेटा उसको हम उठा के यहां ले आते हैं और मल्टीप्लाई को लिख देते हैं प्लस। ये जो लाइन है बेटा, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये लॉग, ये जो है एक लॉग का है ना, और ये हमें नजर आता है दूर से स्ट्रेट लाइन की तरह। तो हजारों किलोमीटर में जब हम नापेंगे ना, तो हमें ये ऐसा कर्व नजर नहीं आएगा, हमें तब ये ऐसा कर्व नजर आएगा। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो, ठीक है ना।
तो गाइज ये है हमारा पूरा का पूरा ये इक्वेशन। आपको याद रखना है कि एस क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, ए एरिया है जिसकी स्टडी कर रहे हैं, जेड वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, स्लोप ऑफ लाइन है, जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगी, ये बात ध्यान रखना, मैं ये लिख देता हूं। और सी जो है वो इंटरसेप्ट है ना। सो गाइज आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, राइट। जितना ज्यादा स्टीप स्लोप होगा, राइट, जितना ज्यादा स्टीप जो है वो स्लोप होगा, है ना, यानी जितना ज्यादा एंगल होगा, मोर एंगल, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस होगी, स्पीशीज की रिचनेस होगी, ठीक है। तो Z की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एरिया वहां पर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने अभी अभी कर ली, ठीक है। अब जरा हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है। एनसीईआरटी बोलता है कि 3 रीजन्स मान लो, एक है ब्रिटेन, ठीक है, दूसरा एरिया है कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और तीसरा एरिया है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आई थिंक वो ब्रिटेन भी अमेरिका का ही पार्ट है, वो ब्रिटेन वाला नहीं है, दूसरा है ये, बट ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के लिए वही एरिया और स्पीशी रिचनेस का रिलेशनशिप निकाले तो हमें पता चलेगा कि जो Z की वैल्यू है वो तीनों के लिए अलग अलग है, राइट। कैलिफोर्निया के लिए शायद कम है, ठीक है, न्यूयॉर्क के लिए शायद और ज्यादा है, राइट, और यहां देखें हम तो ब्रिटेन के लिए और भी ज्यादा रिग्रेशन की वैल्यू यहां पर दी हुई है। तो ये स्लोप क्या शो कर रहा है, रिग्रेशन शो कर रहा है ना। तो गाइस हमें ये याद रखना है कि रिग्रेशन की वैल्यू जो होगी वो 0.1 से स्टार्ट होके 0.2 भी होती है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, एक्सट्रीम एरियाज के लिए 0.6 से ज्यादा भी हो सकती है, राइट। और जितनी ज्यादा रिग्रेशन की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा Z का स्लोप होगा, उतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहां पर हमें देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स उस एरिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो गाइज ये बात आपको याद रखनी है। देखो जरा कितनी अच्छी बात यहां बोली है कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, राइट, डिफरेंट और वहां पर हम फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के बारे में देख रहे हैं। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स मतलब फ्रूगीवोरस, राइट। वहां पे जो Z की वैल्यू पाई जाती है वो मैक्सिमम पाई जाती है 1.15, यानी कि यहां पे जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होने वाली है। सो गाइज याद रखना, Z की वैल्यू 0.1 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम कितनी बताई है, 1.15 बताई है, राइट। इस वैल्यू की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस भी होने वाली है, राइट। ये पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलो गाइस अब जरा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम एक बार देख लेते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होने का किसी इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस होता है। पॉइंट नंबर 1 देखो, द कम्युनिटीज विद more species generally tend to be more stable than those with the less species। क्या मतलब, सिंपल सा मीनिंग ये है गाइस कि अगर किसी एक इकोसिस्टम में, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, ओशन में, फॉरेस्ट में अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज रहती हैं तो कम्युनिटी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर स्पीशीज ज्यादा है, राइट, यानी कि बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, और अगर बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी तो कम्युनिटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, राइट। और बेटा याद रखना, जितनी ज्यादा कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात समझने के लिए अभी हम एक दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, राइट। पॉल एलरिच का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम, तब आपको ये बात और समझ में आएगी कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशी का होना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी, बट अभी याद रखो कि जितना ज्यादा स्पीशीज होंगी उतना ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, उतना ज्यादा कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होगी, और उतनी ही ज्यादा स्टेबल कंडीशन यहां पर
होगी, राइट। बस याद रखना कि जब कभी भी कम्युनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, ज्यादा टाइप के प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। कोई जंगल जहां बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके उस जंगल में आप देखना बहुत ज्यादा पेड़ भी बहुत ज्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, है ना। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, राइट। ये सारी के सारी चीजें जो है वहां पर भी ज्यादा होंगे गाइस। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। देयर शुड नॉट बी सो मच वेरिएशन, है ना। तो जब स्टेबिलिटी होती है एनवायरनमेंट में तो वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, है ना। क्यों नहीं देखने को मिलता? ऐसा इसलिए क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करते हैं, फूड की तरह काम करते हैं, और इस कंडीशन में अगर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हार्श भी हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं ये स्टेबल रहते हैं, क्योंकि इनको खाने की रहने की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, एक दूसरे से मदद मिल जाती है। सो गाइज यहां पर हमें देखने को मिला कि वेरिएशन कम हो जाता है, राइट। और अच्छा, मान लो कि हालात काफी खराब है, एनवायरनमेंट काफी खराब है, तो जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज होती हैं ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंट शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आंधी तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही हैं बहुत तेज, तो अगर जंगल की कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े पेड़ भी उसमें शामिल हैं, तो क्या होगा, वो बड़े पेड़ तेज हवा को रोक लेंगे, और जब तेज हवा को रोक लेंगे तो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो बच जाएंगे, छोटे एनिमल्स बच जाएंगे, राइट। तो वहां पे क्या हुआ, हाई कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने के कारण बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस देखने को मिलता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। और ना कि सिर्फ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है बेटा, बल्कि रेजिलियंस भी देखने को मिलता है। मान लो कि गर्मी पड़ी गई, बहुत ज्यादा पड़ी गई गर्मी, ठीक है, बिल्कुल ही सूखा पड़ गया, 3 महीने बारिश हुई नहीं, गर्मी में जरा सा कुछ नहीं, सारे पानी के रिसोर्सेस सूख गए, ठीक है। अब होगा क्या, पहली बार जैसे ही बारिश होगी, पहली बारिश हो गई जैसे ही, वैसे ही आप देखोगे कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ ग्रो करने लगे, सारे पेड़ एकदम ग्रीन हो गए, और सब, और एकदम से माहौल चेंज हो गया। देखा है ना ऐसा आपने पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि जब थोड़ी भी बारिश होती है, पहली बारिश होती है, तो सब कुछ हरा भरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कमबैक करने की स्ट्रेंथ ज्यादा है। कमबैक करने की स्ट्रेंथ या बाउंस बैक करने की स्ट्रेंथ को ही क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। जबकि आप देखना जो चट्टानी इलाके होते हैं जहां ज्यादा स्पीशीज नहीं पाई जाती, वहां बारिश भी हो जाए तो भी आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आता। सो गाइस पॉइंट इज के ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराती है इकोसिस्टम को, या रेजिलियंस प्रोवाइड कराती है, या तो चेंजिंग एनवायरनमेंट से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराती है रेजिस्टेंट, या तो बाउंस बैक करने की क्षमता, यानी कि हो गया नुकसान मगर दोबारा से रीजनरेट कर लेंगे, वो क्षमता को बढ़ाती है गाइस, रेजिलियंस कहलाता है। अब वो जो डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, और वो डिस्टरबेंस ह्यूमन द्वारा भी हो सकता है। अगर ह्यूमन द्वारा है तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट, राइट। सो गाइस ये चीजें आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीशी डाइवर्सिटी? कहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है गाइस? तो देखो डाइवर्सिटी वहां ज्यादा होगी जहां पर जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि ट्रॉपिकल एरिया के करीब होगा, ट्रॉपिक्स के पास होगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है वहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। कौन सा एरिया है भाई? वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, राइट, साउथ अमेरिका में पड़ता है, राइट। वहीं अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो यहां कहीं हैं, ठीक है। इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो यहां पर है कुछ इस एरिया में, तो यहां पर थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया से दूर थोड़ा पड़ जाता है, ये
टेम्परेट एरिया में पड़ जाता है। तो है बायोडाइवर्सिटी बहुत है, नो डाउट, राइट, मगर फिर भी थोड़ा सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से कम है। वहीं अगर आप देखोगे मेडागास्कर भी यहां कहीं पाया जाता है, मगर ट्रॉपिकल एरिया से कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और हिमालयाज तो ठंडा इलाका है, तो ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी कम होगी। टुवर्ड्स द पोल है, राइट, हमारे इंडिया के भी थोड़ा ऊपर की तरफ है, यहां कहीं है, तो गाइज यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी दुनिया में पाई जाती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। सेकंड क्वेश्चन देखो, कितना इंपॉर्टेंट नाम है, देखो 2017 में इनके नाम से क्वेश्चन आ चुका है। यही कहा था ना मैंने, क्या लिखा है देखो, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या डिस्क्राइब किया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, बिल्कुल नहीं, इन्होंने डिस्क्राइब किया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इन्होंने बोला कि स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिस्कवर्ड, स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर एस, और इसी को लिख सकते हैं log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a, ठीक है ना। तो गाइज ये बात आप अच्छे से याद रखिए। देखो ये वही वाला आ गया, ये पूछा इन इक्वेशन log s log c एंड log z a रिप्रेजेंट, ठीक है, इनमें से s क्या है बताना है। तो देखो s जो बता रहा है वो स्पीशी रिचनेस बता रहा है, ठीक है, z जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब ये हो गया स्लोप, ये क्या हो गया स्लोप, हर एरिया के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। और c क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है ये, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है गाइस। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ए क्या है गाइस, ए है यहां पर एरिया, एरिया ऑफ डिस्कवरी, राइट। सो बस आसान है, स्पीशीज रिचनेस हो गया आंसर, ठीक है। सो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस यहां पे आता है और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक की कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचा सकते हैं। हैव अ नाइस डे। सर, भाई सर, वो तुम लोग गए थे ना बाहर, तो एक बार मैं रुका था, मतलब स्टार्ट